बैक टू आस्क निकी। अगर आपने न्यूली ज्वाइन किया है हमें, तो मेरा नाम निकित हारून है। मैं एक बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ और इस चैनल के ऊपर सिंपल लैंग्वेज में सुपर इजी तरीके से डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज को लेकर आ रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, जिसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यूजुअली ओसीडी के नाम से बहुत सुना होगा और बहुत सारे लोग आजकल कॉमनली इसको यूज करते हैं। सो ओसीडी है क्या, पहले तो हम इसको समझ लें। ओसीडी जो है वो एक ऑब्सेशन है या कंपल्शन है। ऑब्सेशंस क्या होते हैं? ऑब्सेशन डिफरेंट किस्म के आइडियाज होते हैं या कोई ऐसी सेंसेशन जो आपको थॉट्स के थ्रू आ रही है और आपको लग रहा हो यार ऐसे है, या आप एक डिस्टर्बिव वे में वहां पे रह रहे हो। और कंपल्शन जो है किसी चीज को बार बार करने को कहते हैं। सो ऑब्सेशन और कंपल्जन के ओसीडी के अंदर भी हो सकता है। कभी कभार सिर्फ ऑब्सेशंस होती हैं, कभी कभार सिर्फ कंपल्जन्स भी हो सकते हैं। इसमें मैंने एक लिंक भी डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। ये अमेरिकन साइट है, इसकी और डिस्कवरीज आप वहां जाके देख सकते हैं। और मैं अपने लिंक की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी काफी चीजों को डाल दूंगी ताकि आप और डिटेल में इसको समझ सकें। ऑब्सेशंस किस तरह के हो सकते हैं और एग्जाम्पल्स क्या है? रिकरेंट और इंट्रूसिव थॉट्स, जिसमें आपको ये कि फियर ऑफ कंटेमिनेशन, इट्स लाइक आपको फील हो रहा है कि आपने अपने हाथ वॉश किए हुए साफ नहीं हुए हैं, जर्म्स हैं। और खासतौर पर जब आजकल कोविड-19 की वजह से आपने कॉमनली एक चीज नोट की होगी कि बहुत सारे लोगों को कंटेमिनेशन का इशू हो गया है। उनको लग रहा था जर्म्स हैं, इसके जूते के साथ कुछ हमारे घर में आ गया है, इसको टच नहीं करना, उसको टच नहीं करना, ये नहीं करो, वो नहीं करो। लाइक पेरेंट्स भी बहुत सारी दफा कंटेमिनेशन के शिकार हो गए हैं और बच्चों के साथ बड़ी ज्यादतियां हो जाती हैं इस चक्रों में। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ द कंटेमिनेशन। फिर ऑफ किसी को खो देने का खौफ के वो जिंदगी से चला जाएगा या वो जिंदगी चली जाएगी, या उसको कुछ हो सकता है बच्चों के साथ। कभी बार कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को स्पाउस के साथ होता है, कुछ लोगों को पेरेंट्स के साथ होता है। इट डिपेंड्स कि किसके साथ उनकी इंटरेक्शन और किससे उनको फेयर है। कुछ लोग अपने जॉब के ऊपर मैंने देखा है बहुत सारे कॉन्फिडेंस खो रहे होते हैं। उनको लग रहा होता है कि सही काम करके भी उन्होंने गलत कर दिया, तो मिस्टेक है, कोई चीज मिस आउट हो गई है, अगर वो सबमिट कराएंगे उनका बॉस नाराज हो जाएगा, सब है। और इसी फेयर की वजह से वो बहुत सारी दफा मिस्टेक्स कर जाते हैं। कंसर्न ऑफ सिमेट्री एंड एग्जैक्टनेस, लाइक कुछ लोगों को एक पैटर्न की आदत होती है कि उनके कपड़े इस सीरीज में होने चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी आगे पीछे जाते हैं तो दे गेट डिस्टर्ब। उनको ऐसा लग रहा होता है कि जो है वो कुछ चीज मिस आउट हो गई है, किसी ने कुछ गलत कर दिया। और आप देखो बहुत सारी दफा लोग एक दूसरे को चीखना शुरू हो जाते हैं, वो काम वाली है उससे चीखने लगते हैं। हस्बैंड वाइफ हैं तो उन दोनों के आपस में इन बातों पर लड़ाई होती है। सो दीज आर काइंड ऑफ ऑब्सेशन व्हिच पीपल हैव ऑन देम। कंसर्न ऑफ सेक्सुअल और रिलीजियस थॉट्स, कि मुझसे कुछ गुनाह हो गया है। सेक्शुअल्स के अंदर जो है आजकल मोलेस्टेशन और इस तरह के जो केसेस हैं वो भी ऑब्सेशंस की वजह से ही आ रही हैं। कंपल्शंस क्या होता है? बार बार हाथ धोना, ये फील करना है कि हाथ मेरे नहीं धुले हुए हैं, गंदे हैं, अभी भी मैंने हाथ धो के भी मुझे तक बाकी है, अभी मुझे और रगड़ना चाहिए। कुछ लोग हमने को बहुत देर तक पानी के अंदर में हाथ को रखते हैं। और बार बार सफाई करना या सफाई करवाना और इस चीज से एक्सेप्टेंस नहीं लेना कि सफाई हो गई है, मतलब ये फील करना नहीं अभी भी गंदा है, अभी भी मिट्टी है, ये कंपल्शंस की निशानी है। कुछ चीजों को बार बार जाके रिपीटेडली चेक करना कि दरवाजा से लॉक हुआ है नहीं हुआ है, कोई है तो नहीं, कोई दरवाजा तो नहीं खुला रह गया, ये सब है। और बार बार चीज फील करने के सुकून नहीं आ रहा है, फिर जाके चेक करना, फिर जाके चेक करना। जो चीज रिपीटेटिवली चीज हो रही है दैट्स अ कंपल्शन। और ये ओसीडी में आती है। कुछ लोगों को सिर्फ ये होता है कि वो एक खौफ होता है, वो एक दफा जाके चेक करते हैं। दैट्स नॉट द ओसीडी। ओसीडी का एक पैटर्न है जिसका एक बंदा इस किसी वजह से बार बार जाके एक चीज को चेक कर रहा हो और बार बार जाके उस चीज को नोट करने की कोशिश कर रहा हो कि वो हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन सेटिस्फाई नहीं होना है। प्रेइंग टू प्रिवेंट समथिंग, कुछ बुरा होने वाला है। कुछ लोग आपने देखा होगा वो लिफ्ट्स में नहीं चढ़ते हैं, कुछ लोग आपने देखा होगा कि वो फ्लाइट्स में नहीं चढ़ते हैं कि नहीं मैं चढ़ूंगा तो फ्लाइट तो सब कुछ हो सकता है, स्टेयर्स पे मैं चढ़ूंगी तो मैं पीछे की तरफ गिर जाऊंगी या मेरे पाँव फंस जाएगा, मेरे कपड़े फंस जाएंगे। इस तरह के मैं लोगों को देखे कंपल्शंस भी लोगों के साथ होते हैं। ओसीडी की सब टाइप्स क्या होती हैं उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे मैंने पीछे बात की ऑब्सेशंस विद क्लीनिंग, कंपल्शंस, इससे लाइक ये दोनों चीजें अब साथ में आ रही हैं। अब देखा एक ऑब्सेशंस का भी पार्ट आ रहा है और अब कंपल्शन का भी आ रहा है। कंटेमिनेशन ये कि मेरे हाथ में जर्म्स है और कंपल्शन ये है कि आप बार बार हाथ धो रहे हैं, अपना हैंड वॉश करें क्योंकि मेरे हाथ से जर्म्स नहीं गए। कंटेमिनेशन ये का ऑब्सेशन आपको ये हो रहा है कि आप बार बार हाथ धो रहे हैं, आपके हाथ में जर्म्स है। और कंपल्शन उसका ये कि आप रिपीटेटिवली हाथ वॉश किए जा रहे हैं। ठीक है। फूडिंग के अंदर
चीजों का जमा करना होता है। इसमें कार कबाड़ भी हो सकता है, कुछ लोग बॉटल्स जमा करने का शौक हो जाता है, कुछ प्लास्टिक के डब्बे जमा कर रहे होते हैं, कुछ लोग शॉपिंग करके ला रहे होते हैं, जो पहनने की कोई भी चीजें बस वो ला रहे हैं घर पे, तो वो होर्डिंग के अंदर आता है। चीजों को एक सीरीज में रखना, दैट्स सिमेट्री ऑब्सेशन, कि मेरी पैंट इस तरह होनी चाहिए, मेरी शर्ट इधर होनी चाहिए, मेरे कपड़ों की सीरीज इस तरह होनी चाहिए, बुक्स इस तरीके से स्टाइल से रखनी चाहिए, या प्लेट्स इस स्टाइल से होनी चाहिए। ये एक सिमेट्री ऑब्सेशन होता है। ऑब्सेशन विदाउट विजिबल कंपल्जन इस तरह के आपके दिमाग के थॉट्स के अंदर जो वो नंबर्स चल रहे हैं, या अल्फाबेट्स का भी कुछ लोगों को होता है। उसी तरह हार्म ऑब्सेशन, ये इस तरीके से चेक करना कि बार बार जाके आप चूल्हे को चेक करो, कहीं गैस तो नहीं लीक हो रही है, कि खुदा ना खासा आग तो नहीं लग रही है किचन में, किसी ने कुछ खुला तो नहीं छोड़ दी। और वो बार बार, मतलब रात को सोने की जगह आप बार बार किचन में जाके उसको नोट करो कि यार चूल्हा बंद है नहीं है, चीजें सही से रखी है नहीं रखी है। ये ओसीडी की सब टाइप्स है। अच्छा, कॉज क्या होता है, सो फार अननोन है। कुछ क्लिनिकली जो चीजें नोट डाउन की गई हैं उसके अंदर साइकोलॉजिकल या एनवायरमेंट इफेक्ट भी हो सकता है। टिपिकली क्रॉनिक का मतलब ये है कि ये ओसीडी अगर आपके साथ है तो कोई सी एक बीमारी की वजह से दूसरी ओसीडीज आपको एंजाइटीज और डिप्रेशन के थ्रू भी क्रिएट हो सकती हैं। आजकल ओसीडी अंडर 25 तो नॉर्मली पहले भी था, लेकिन अंडर 25 में भी बहुत कॉमनली पाई जा रही है। जेनेटिक्स हो सकती है, फादर मदर में से किसी को था, बच्चों में डाइवर्ट हो गया, दादा दी में नानी में किसी को था, बच्चों में आ गया। केमिकल डिसबैलेंस जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स का हम लोग कहते हैं। इसके अंदर ये कि आपके केमिकल्स का जो है वो अप एंड डाउन हो जाता है जब आप बहुत मेडिसिन से किसी चीज के ऊपर रह रहे होते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। उसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी और ईटिंग डिसऑर्डर्स के साथ भी जो है वो ओसीडी आता है। खाने का ऑब्सेशन हो जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर में इस तरह से आता है, डिप्रेशन हो रहा है उसमें लोग खाना पीना छूट जाते हैं, एंजाइटी हो रही है उसमें तो खाना छोड़ देना या बहुत ज्यादा खाना शुरू हो जाना। फिर लाइफ की कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे आप डर गए हो, जिसकी वजह से कोई खौफ आपकी जिंदगी में आ गया हो, तो वो भी ओसीडी की कॉज हो सकती है। अच्छा, इसको इवेल्यूएट कैसे किया जाता है, डीएसएम 5 क्राइटेरिया होता है जिसके ऊपर इसको इवेल्यूएशन की जाती है। उसमें किन किन चीजों का होना जरूरी है जिसकी वजह से आप इस क्राइटेरिया को यूज करते हो। या तो एक ऑब्सेशन होना चाहिए, या कोई कंपल्शन होना चाहिए, कोई ऐसा चीज जो रिपीटेटिव बिहेवियर में हो, या कोई ऐसी चीज जिससे आप ऑब्सेस हुए हो और कोई रिपीटेटिव थॉट्स आपके दिमाग में रह रहे हो, या दोनों एक साथ हो, जैसे हमने पीछे कुछ एग्जाम्पल्स में देखा है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि एक एपिसोड में आपको फॉरन के फॉरन करके नहीं बता देगा आपको ओसीडी है नहीं, आपके डिफरेंट एपिसोड्स चेक की जाती हैं। जब भी आपको इस तरह की कोई ऑब्सेशन या कंपल्शन स्टार्ट होते हैं तो उसको बाकायदा मॉनिटर किया जाता है। तो ये डेली लाइफ की रूटीन जो भी आपकी है उसको देखते और उसके बाद समझते हुए फिर आपको डायग्नोसिस दी जाते हैं। लिंक टू अनदर, लाइक किसी और डिसऑर्डर के साथ इसका होना हो भी सकता है। जैसे कि पीछे हमने ईटिंग डिसऑर्डर को देखा था। डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर क्या होता है, उसमें इंसान को अपनी बॉडी शेमिंग और इस तरह की चीजों का एक और डिसऑर्डर बन जाता है, जिसमें वो ये फील कर रहा होता है कि वो खूबसूरत है, लेकिन उसको फिर भी दिमाग में रहता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। उसमें बॉडी शेमिंग भी आ जाती है। कभी कभार लोगों को फील होता है मैं बहुत मोटी हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरे नेल्स अच्छे नहीं है। कुछ लोगों को होता है कि मेरा बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं है, मेरी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है। ये सब डिसमॉर्फिक है जिसके अंदर, जिसके साथ भी ओसीडी आ सकता है। उसमें बहुत सारे लोग हमने देखा है वो आजकल प्लास्टिक सर्जरी की तरह जाते हैं, फिर वो उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते, फिर वो और सर्जरीज करा रहे हैं। ट्रीटमेंट इसके कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, जिसमें थेरेपी के थ्रू आपको आहिस्ता आहिस्ता, मतलब ये खत्म नहीं होता, ये आपके साथ रहता है क्योंकि ओसीडी इटसेल्फ जो इंटरनली डेवलप होता है आपके। तो उसमें कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, बिहेवियर एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं कि किस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। रिलैप्स प्रिवेंशन एक्सरसाइज के अगर आपकी लाइफ में ये फिर से ओसीडी डेवलप हो रहा है और या कोई ऐसी चीज जो आपको फिर से परेशान कर रही है, या कोई भी ऐसी चीज जिससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसको कैसे कंट्रोल प्रिवेंट करना है अपनी लाइफ में, और उन थॉट्स को कैसे आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग हमने नोट किया है वो ऐसे सोशलाइजिंग खत्म कर देते हैं। बहुत से लोग जो है वो अपना आइसोलेट कर लेते हैं। तो ये रिलैप्स प्रिवेंशन एक्सरसाइज उसमें यूज होती है। मेडिकेशन यूजली न्यूरोलॉजिस्ट आपको उसमें हेल्प आउट करते हैं कि किस तरीके से आप मेडिसिन दी जाती हैं ताकि आप काम रहें। ओसीडी का ऑटिज्म के साथ क्या रिलेशन है, उसमें ये देखें, इसको टेक्निकली डायग्नोस करना ऑटिज्म के साथ बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑटिज्म के जो रेड फ्लैग्स हैं वो ज्यादा रिपीटेटिव बिहेवियर्स नहीं हैं। और इन दोनों का रिलेशनशिप इसलिए ज्यादा हाईलाइटेड किया जाता है
क्योंकि ऑटिज्म के अंदर आपको ऑब्सेशंस रहते हैं, ठीक है। मैंने बच्चों के अंदर नोट किए हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, जिसके अंदर उनको कार्ड्स के साथ ऑब्सेशन है। कुछ बच्चों को मैंने देखा है जिनको शूज को लाइन अप करने का ऑब्सेशन होता है, कुछ बच्चों को ब्लॉक्स का ऑब्सेशन होता है कि वो लाइन में रहे, या कोई भी चीज दी जाए तो वो इंस्टेड ऑफ ब्लॉक्स को ऊपर टावर बनाने के वो उसको लाइन अप करते हैं, सब चीजें। तो ये ऑब्सेशंस की एक एग्जांपल है। उसी तरीके से जो है वो रूटीन में चलते हैं बच्चे। अगर आप उनके रूटीन को डिस्टर्ब कर दो अपने स्केड्यूल की वजह से, कुछ तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर आप शिफ्टिंग करते हो तो उसमें बच्चों को मैंने देखा है कि वो न्यू एनवायरनमेंट को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो है वो हमने ऑटिज्म के अंदर और ओसीडी के अंदर कॉमनली देखी हैं। फिर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग भी आप देखोगे तो बहुत ही स्पेसिफिकली है, जो दोनों तरफ आपको फील होगा कि यार ये तो ओसीडी लग रहा है, लेकिन ऑटिज्म भी हो सकता है। लेकिन ऑटिज्म के अंदर ओसीडी का होना भी जो है वो एक प्रॉब्लम है। अगर आपको लग रहा है कि ऑटिज्म के पार्ट नहीं है एंड यू फील लाइक ये ओसीडी है या ईटिंग डिसऑर्डर्स या इस तरह की कोई भी चीज है, तो यू कैन गेट अ हेल्प फॉर दैट। कभी कभार आपको फील हो रहा था कि यार नहीं ये सब ऑटिज्म का पार्ट है, तो यू जस्ट लाइक इग्नोर। बट अगर आप इसको अपने दूसरे तरीके से देखो तो might be you can get a help and might be you can help out the kid as well कि वो इन ऑब्सेशंस को किस तरीके से खत्म कर सकता है। और इसी के साथ जो है आई विल जस्ट ट्राई टू एंड अप द प्रेजेंटेशन। मगर मैं चाहूंगी अगर आपका कोई भी सवाल है जो इससे रिलेटेड है, या ऐसा कोई टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, एज अ पेरेंट, एज अ थेरेपिस्ट और एज अ टीचर एज वेल, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ठीक है, प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करें।